गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हीमोपोइसिस की। हीमोपोइसिस का मतलब क्या है? देखिए, अगर आप हीमो शब्द को देखोगे तो हीमो शब्द का मतलब है ब्लड सेल्स से, या फिर मैं बोलूं ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, और पोइसिस शब्द का मतलब होता है फॉर्मेशन से। तो इस तरह से अगर आप देखना चाहोगे तो हीमोपोइसिस का मतलब क्या है? सर, हीमोपोइसिस का अगर हम पूरा मतलब बोलें तो होता है ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ब्लड सेल इज हीमोपोइसिस। इसका मतलब आज की क्लास के अंदर हम इन ब्लड सेल्स का बनना पड़ने वाले। देखो, ब्लड सेल्स कौन कौन सी हैं सर? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। लेकिन इसके अंदर हम बात करेंगे हीमोपोइसिस, तो इनमें तो तीनों ही बनेंगे, तीनों का ही निर्माण होगा, तीनों का ही सिंथेसिस होगा, विच इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। लेकिन इसमें हम डिटेल्ड जो पढ़ा करते हैं वो पढ़ते हैं एरिथ्रोपोइसिस। सो चलिए चलते हैं इसमें आगे। देखिएगा, बात करें हीमोपोइसिस की। हीमोपोइसिस का मतलब मैंने आपको क्या बताया? सेकेंड। हीमोपोइसिस का मतलब हो गया ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ब्लड सेल। इसका मतलब इसके अंदर हम क्या इंक्लूड करेंगे? एरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस और थ्रोम्बोपोइसिस। इसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, इसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड इसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स। सो चलिएगा, इतना आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है ये होती है बोन मैरो के अंदर। जो हीमोपोइसिस है ये किसके अंदर होती है? एक सेकंड में ये वायर्स ठीक कर देता हूं। ये किसके अंदर होती है? बोन मैरो के अंदर। तो अब हम थोड़ा सा इस बोन मैरो के बारे में जाने, तो आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो जानकारी हम दे देते हैं। जो बोन मैरो है, ये बोन मैरो आप देखिए, ये बोन मैरो होते हैं दो टाइप के, रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। जो येलो बोन मैरो है ये तो फैट सेल्स का निर्माण करता है। एडिपोज जो सेल्स हैं, फैट सेल्स, इनके फॉर्मेशन में हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर तो पाई जाती हैं क्या? एडिपोसाइट्स। क्या पाई जाती हैं? एडिपोसाइट्स। और अगर मैं आपसे रेड बोन मैरो की बात करूंगा तो इसका जो 25% पोर्शन है ये तो कंसर्न होता है विद इरिथ्रोपोइसिस, मतलब आरबीसी फॉर्मेशन, एंड 75% जो है वो कंसर्न होता है विद थ्रोम्बोपोइसिस एंड ल्यूकोपोइसिस, मतलब आरबीसी और प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन से। आरबीसी और प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन से। और ये जो येलो बोन मैरो है ये तो पाया जाता है डायफाइसिस वाले पार्ट में। ये कहां पाया जाता है? डायफाइसिस वाले पार्ट में। मैंने आपको मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम की लाइव क्लासेज ली थी, जिस बच्चे ने नहीं देखी है उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी जाएगी। आप स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन्स को या स्ट्रक्चर ऑफ बोन देखिएगा। तो जो डायफाइसिस वाला पार्ट है इसके अंदर तो पाया जाता है येलो बोन मैरो, और जो ये रेड बोन मैरो है ये कहां पाया जाएगा? एपीफाइसिस वाले पार्ट में। ये कहां पाया जाएगा? एपीफाइसिस वाले पार्ट में, या फिर जो फ्लैट बोन्स हैं इनके अंदर ये पाया जाता है। इनके अंदर ये रेड बोन मैरो पाया जाता है। जो बोन मैरो है ये हमारे बॉडी वेट का लगभग 4% होता है, और एडल्ट में अगर मैं बात करूं तो इसका जो वेट है वो लगभग 3 किलो होता है, 3 kg। 3 kg। ये हम बोन मैरो की बात कर रहे थे, जिसमें हमने बताया रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो इज प्रेजेंट इन डायफाइसिस पार्ट, और रेड बोन मैरो इज प्रेजेंट इन एपीफाइसिस या मेटाफाइसिस पार्ट और इन फ्लैट बोन्स। इसके बाद में हमने बताया कि टोटल वेट ऑफ बोन मैरो इज ऑलमोस्ट 4% ऑफ टोटल बॉडी वेट, और हम इन एडल्ट बात करेंगे तो इसका जो वेट है वो कितना हो जाएगा? 3 kg। कितना? 3 kg। तो ये आपको जानना
जरूरी था अबाउट बोन मैरो। इसके बाद में अब हम बात करें यहां पर हेमेटोपोइसिस इन एडल्ट की। हेमेटोपोइसिस इन एडल्ट की देखिए, ये कहां पे होता है सर? बोन मैरो में। कहां पे होता है सर? बोन मैरो में। बोन मैरो में भी कहां सर? रेड बोन मैरो में। रेड बोन मैरो कहां प्रेजेंट होती है सर? एपिफाइसिस वाले पार्ट में। कहां प्रेजेंट होती है? एपिफाइसिस वाले पार्ट में। अब अगर, या फिर आप इसको एपिफाइसिस लिख के रेड बोन मैरो लिख लीजिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एपिफाइसिस या फ्लैट बोन्स, ठीक है, इन एडल्ट बात कर रहे हैं, इन एडल्ट बात कर रहे हैं। इसके बाद में यहां पर क्या प्रेजेंट है सर? यहां पर एपिफाइसिस के अंदर रेड बोन मैरो प्रेजेंट है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हीमोपोइसिस। इसके अंदर कुछ स्टेम सेल्स पाई जाती हैं जिसको हम बोलेंगे हीमोपोइटिक प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स। अब ये जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हैं, ये देखिएगा दो टाइप की होती हैं। एक तो होती है माइलॉइड स्टेम सेल। कौन सी? माइलॉइड स्टेम सेल। एक होती है लिम्फॉइड स्टेम सेल। लिम्फॉइड स्टेम सेल। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जब हम बात कर रहे हैं ब्लड सेल्स की, तो हम किस किस की बात कर रहे हैं सर? हम बात कर रहे हैं आरबीसी की, सर हम बात कर रहे हैं डब्ल्यूबीसी की, सर हम बात कर रहे हैं प्लेटलेट्स की। सर डब्ल्यूबीसी में हमें पता है दो टाइप की होती है, ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स। सर ग्रेन्युलोसाइट्स तीन होती है हमें पता है, एक तो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स। और जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं ये दो होती हैं, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। तो इस तरह से हमें हीमोपोइसिस में इन सेल्स का फॉर्मेशन करना है। तो देखिएगा, जो लिम्फोइड स्टेम सेल्स हैं जो कि आगे जाके लिम्फोब्लास्ट बनाएंगी और लिम्फोब्लास्ट से लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? लिम्फोसाइट्स का। और ये जो माइलॉइड स्टेम सेल्स हैं यहां पर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स पाई जाती हैं। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स पाई जाती हैं फॉर इरिथ्रोसाइट्स, फॉर मेगाकैरियोसाइट्स, फॉर ग्रेन्युलोसाइट्स, फॉर मोनोसाइट्स। तो इनको मैं यहां पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूं कि ये कौन कौन सी हो जाएंगी। इरिथ्रोब्लास्ट जो क्या बनाएंगी? इरिथ्रोसाइट। ये क्या बनाएंगी? इरिथ्रोसाइट। यहां पर इसके अलावा हम बात करेंगे मेगाकैरियोब्लास्ट की, ठीक है, मेगाकैरियोब्लास्ट की। और ये मेगाकैरियोब्लास्ट क्या बनाएगा सर? ये मेगाकैरियोब्लास्ट जो है वो मेगाकैरियोसाइट बनाती है विच इज प्रीकर्सर ऑफ प्लेटलेट्स, विच इज प्रीकर्सर ऑफ प्लेटलेट्स। इस तरह से यहां पर इरिथ्रोसाइट आरबीसी बन गई, आरबीसी बन गई, प्लेटलेट्स बन गई, लिम्फोसाइट्स बन गई। अब बची ये। तो चलिए अब हम इनका फॉर्मेशन की आपसे बात करें तो इनके फॉर्मेशन के लिए माइलोब्लास्ट और मोनोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। मोनोब्लास्ट तो बनाएगी क्या? मोनोसाइट। और जो ए ग्रेन्युलोसाइट सेल्स हैं विच इज इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, इनका फॉर्मेशन कौन करता है? माइलोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट। इस तरह से आप यहां पर अगर देखोगे तो हमने बात की थी हीमोपोइसिस की, जो कि कहां पे होता है सर? ये होता है फ्लैट बोन्स या फिर एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स के अंदर। इन एडल्ट हम बात कर रहे हैं क्योंकि बच्चों के अंदर वो टीबिया के अंदर होता है, वो कंडीशन अलग हो जाएगी। इसके बाद में हम बात करेंगे कि वहां पर रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हीमोपोइसिस। इसके अंदर स्टेम सेल्स होती हैं विच इज ऑफ टू टाइप्स, माइलॉइड स्टेम सेल्स एंड लिम्फॉइड स्टेम सेल्स।
जो माइलोइड स्टेम सेल्स हैं वो बनाती है एरिथ्रोब्लास्ट, मेगाकैरियोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट एंड मोनोब्लास्ट, विच फर्दर मेक्स अनदर सेल्स या फिर मैच्योर सेल्स विच इज एरिथ्रोसाइट, मेगाकैरियोसाइट विच इज प्रीकर्सर ऑफ प्लेटलेट्स, उसके अलावा ग्रेन्युलोसाइट सेल्स विच इज इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स, मोनोब्लास्ट से क्या बनेगा, मोनोसाइट, एंड इधर लिम्फोइड स्टेम सेल्स लिम्फोब्लास्ट से लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से हम पढ़ा करते हैं हीमोपोइसिस को, जो कि रेड बोन मैरो के अंदर होता है। यहां तक आप लोगों को समझ आया होगा। इसके बाद हीमोपोइसिस के अंदर जो हम डिटेल में देखने वाले हैं वो होगा इरिथ्रोपोइसिस। वो क्या होगा, इरिथ्रोपोइसिस। देखो इरिथ्रोपोइसिस का मतलब आप इससे समझ रहे होंगे, इरिथ्रोसाइट जो है, जो कि आरबीसी को बताता है। आरबीसी इज रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, पता है ना, सेल्स नहीं कॉर्पस्कल्स, क्योंकि यहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता तो इसमें डिवीजन नहीं होता, इसलिए प्रॉपर सेल ना होकर इसको बोला जाता है कॉर्पस्कल। तो आरबीसी की फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल ना होकर रेड ब्लड कॉर्पस्कल होती है। ठीक है, चलिए, तो ये जो इरिथ्रोपोइसिस है ये कहां पर होगा, बोन मैरो के अंदर, बोन मैरो के अंदर। अब देखिए कुछ पॉइंट्स इसके कि रेड, ठीक है, बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट होगा, बोन मैरो के अंदर ये प्रोसेस होगी, 7 दिन के अंदर ये प्रोसेस होती है, मतलब आरबीसी के फॉर्मेशन में लगने वाला समय कितना सर, 7 दिन। सर ये होता कब है, इरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट कब होता है, 2 to 3 weeks ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ। इंट्रा यूटेराइन लाइफ के अंदर 2 से 3 वीक में ही ये आरबीसी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, विच अकर्स इन यॉर्क सेल। कौन सी स्ट्रक्चर रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए, इसके फॉर्मेशन के लिए, सर यॉर्क सेल। कब निर्माण स्टार्ट हो जाता है, 2 to 3 weeks ऑफ गेस्टेशनल एज या फिर 2 to 3 weeks ऑफ एज इन इंट्रा यूटेराइन लाइफ। साथ में ही एक पॉइंट और बता दूं कि डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का कब हो जाता है, सर उनका हो जाता है एट द एज ऑफ 2 months इन इंट्रायूटेराइन लाइफ। इसका तो 2 weeks ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ, इसका 2 months ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ। इसमें जब मैंने बताया आपको कि 2 to 3 weeks में स्टार्ट हो जाता है और यॉर्क सैक में इसका प्रोडक्शन होता है, लेकिन अगर हम बात करेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर की, 3 ट्राइमेस्टर होते हैं ना, अगर 9 महीनों को 3-3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो वो ट्राइमेस्टर हो गए। तो अगर मैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में बात करूंगा तो इसके अंदर मेनली तो लीवर के अंदर, और सेकेंडली हम बात करेंगे तो स्प्लीन के अंदर इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद में अगर मैं आपसे थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करूंगा तो रेड बोन मैरो में। कब होगा, कहां होगा, रेड बोन मैरो में। ये हो गया इंट्रा यूटेराइन लाइफ में इरिथ्रोपोइसिस कहां होती है, सर 2 to 3 weeks ऑफ एज इन यॉर्क सैक, एट सेकेंड ट्राइमेस्टर इन मेनली इन लीवर एंड सेकेंडली इन स्प्लीन। अगर थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करेंगे तो इन रेड बोन मैरो। देखिए सॉरी देखिएगा, अगर अब मैं एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में बात करूं 2 to 3 years ऑफ एज में, तो सारी बोन्स के अंदर इरिथ्रोपोइसिस होता है। अगर मैं 3 to 14 years की बात करूंगा तो ऑल लॉन्ग बोन्स के अंदर इरिथ्रोपोइसिस होता है। और अगर मैं आपसे 14 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों की बात करूंगा तो यहां पर मेम्ब्रेनस बोन्स जो है, उन मेम्ब्रेनस बोन्स के अंदर ये इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। इंट्रायूटेराइन लाइफ बात की यॉर्क सैक, सेकेंड ट्राइमेस्टर में लीवर एंड स्प्लीन, थर्ड ट्राइमेस्टर में रेड बोन मैरो। आफ्टर लाइफ या आफ्टर या फिर बोलूं इन एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ, जब बच्चा जन्म ले चुका है आफ्टर बर्थ, तो 0 to 3 years एट ऑल बोन्स। ऑल बोन्स अगर 3 to 14 बात करेंगे तो ऑल लॉन्ग बोन्स, और 14 के बाद बात करेंगे तो इन मेम्ब्रेनस बोन्स इरिथ्रोपोइसिस की जो प्रोसेस है वो यहां पर कंप्लीट होती है। ठीक है, चलिए कैसे होती है, सर यहां पर
स्टेम सेल्स प्रेजेंट है, इसको हम बोलेंगे हीमोसाइटोब्लास्ट। हीमोसाइटोब्लास्ट। अब ये क्या बनाएगी सर, ये यहां पर इरिथ्रोब्लास्ट बनाती है। हमने देखा था वहां पर देखिए, इरिथ्रोसाइट से पहले ना आप रेटिकुलोसाइट भी लिख दीजिएगा, जो कि इमेच्योर आरबीसी को बोलते हैं, और वो आगे जाके मैच्योर होके और फिर इरिथ्रोसाइट बनाती है। इसको मैच्योर होने में 2 दिन लगते हैं और रेटिकुलोसाइट के बनने में 5 दिन लगते हैं। ठीक है, इसको बताते हैं। देखिए, स्टेम सेल से इरिथ्रोब्लास्ट बनेगा तो ये होगा प्री इरिथ्रोब्लास्ट। प्री इरिथ्रोब्लास्ट से इंटरमीडिएट इरिथ्रोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है। इंटरमीडिएट इरिथ्रोब्लास्ट से लेट इरिथ्रोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है, और अब ये जाके किसका फॉर्मेशन कर देंगे, रेटिकुलोसाइट का। किसका फॉर्मेशन कर देंगे, रेटिकुलोसाइट का। रेटिकुलोसाइट इज इमेच्योर आरबीसी। इमेच्योर आरबीसी। इसके बाद इसमें मैच्योरेशन होता है, और मैच्योर होने के बाद में ये इरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन करते हैं, विच इज ए मैच्योर आरबीसी। तो यहां पर जब हम इसके प्रोसेस को देखेंगे तो स्टेम सेल्स प्री इरिथ्रोब्लास्ट को बनाती है। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट बोल लो या फिर इरिथ्रोब्लास्ट बोल लो। इसके बाद लेट इरिथ्रोब्लास्ट, इसके बाद में ये रेटिकुलोसाइट बनाएगी और फिर इरिथ्रोसाइट बनेगी। तो स्टेम सेल से लेकर रेटिकुलोसाइट के बनने में तो लगता है समय 5 दिन, और यहां पर ये रेटिकुलोसाइट को इरिथ्रोसाइट में मैच्योर होने के लिए 2 दिन का समय लगता है। इस तरह से हमने आपको एक लाइन बोली थी कि जो इरिथ्रोपोइसिस है, इसको होने में, इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस में टोटल कितने दिन लगते हैं सर, 7 दिन, जिसमें रेटिकुलोसाइट के बनने में 5 दिन और इसके मैच्योरेशन में 2 दिन का समय लगता है। इस तरह से टोटल 7 दिन का प्रोसेस होता है इरिथ्रोपोइसिस। इसके साथ ही देखिएगा, एक चीज और बता दूं मैं आपको, यहां पे जो ये प्री इरिथ्रोब्लास्ट है ना, इसमें सबसे ज्यादा माइटोटिक डिवीजन होते हैं। इनमें माइटोटिक डिवीजन हो रहे हैं, समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन या माइटोटिक डिवीजन क्या होता है सर, डिवीजन के बाद में भी क्रोमोसोम के नंबर नहीं बदलते हैं या आधे नहीं होते, है ना। तो सबसे ज्यादा जो डिवीजन है वो होते हैं प्रो इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर। और यहां पर जैसे जैसे डिवीजन होते हैं, जैसे जैसे डिवीजन होते हैं, साइज कम होती जाती है। साइज कम होती जाती है। जैसे अगर मैं बात करूंगा आपसे, प्री इरिथ्रोब्लास्ट की जो साइज है वो है 20 माइक्रोमीटर, इसकी जो साइज है वो है 16 माइक्रोमीटर, लेट की जो साइज है वो है 12 माइक्रोमीटर, रेटिकुलोसाइट की जो साइज है वो है 10 माइक्रोमीटर, और इरिथ्रोसाइट की जो साइज है वो है 8 माइक्रोमीटर या 7 to 8 माइक्रोमीटर। इस तरह से आप देखिए, जैसे 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 डिवीजन होते चले जाएंगे, वैसे वैसे इसकी साइज में क्या होगी, कमी आएगी। इसकी साइज में क्या होगी, कमी आएगी। इसके साथ ही यहां पे और जो चेंजेस होंगे वो क्या होंगे कि सर, इस स्टेज के अंदर तो न्यूक्लियस क्या होगा, प्रेजेंट होगा, लेकिन इंटरमीडिएट के अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाती है, रप्चर। और लेट के अंदर ये जो न्यूक्लियस है ना वो एब्सेंट होता है। लेट के अंदर क्या होगा, ये न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। इसका मतलब मैं आपको ये बोल दूं कि जैसे जैसे डिवीजन होंगे वैसे वैसे क्या और क्या चेंज आया कि सर न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाएगा। इसके साथ ही और देखो, इसके साथ ही यहां पर अगर मैं आपसे हीमोग्लोबिन की बात करूंगा तो ये एब्सेंट है, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाएगी आपसे इंटरमीडिएट की, बात की जाएगी आपसे इंटरमीडिएट की, तो इंटरमीडिएट के अंदर ये जो हीमोग्लोबिन है ये क्या हो जाता है, एपियर होना स्टार्ट हो जाता है। ये क्या होता है, एपियर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट के बाद एक स्टेज और आती है, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट या इरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है। इसको एक सेकंड में फिर से आपको बता देता हूं, इसमें एक वो रह गया था। स्टेम सेल, स्टेम सेल से क्या बना,
प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट से क्या बना, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट से क्या बना, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट से क्या बना, लेट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट से क्या बना, रेटिकुलोसाइट, और रेटिकुलोसाइट से क्या बना, इरिथ्रोसाइट। सॉरी, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, माफ कीजिएगा। स्टेम सेल से रेटिकुलोसाइट के बनने में समय लगा 5 दिन, रेटिकुलोसाइट से इरिथ्रोसाइट के बनने में समय लगा 2 दिन। इसके साथ ही हमने बताया कि इसकी साइज तो है 20 माइक्रोमीटर, इसकी है 16 माइक्रोमीटर, इंटरमीडिएट की है 12 माइक्रोमीटर, लेट की है 10 माइक्रोमीटर, और रेटिकुलोसाइट की साइज है 8 माइक्रोमीटर, इसकी साइज होती है 7.2 माइक्रोमीटर। इस तरह से जैसे जैसे डिवीजन होते गए वैसे वैसे साइज क्या हुई, कम होती चली गई। इसके साथ ही अगर हम बात करें यहां पर तो क्या बताया, जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट है। यहां पर क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो गई, क्या हो गई, रप्चर हो गई, और इंटरमीडिएट के अंदर जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, सॉरी प्रेजेंट नहीं एब्सेंट, प्रेजेंट नहीं एब्सेंट। क्या हो रहा है आज। अब देखिए, अगर हीमोग्लोबिन की बात करेंगे तो प्री में एब्सेंट, अर्ली में एब्सेंट, और यहां पे एपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। इंटरमीडिएट की कंडीशन में एपियर होना स्टार्ट हो जाएगा, और लेट में तो इसकी जो हीमोग्लोबिन है ये इसकी कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगी। इस तरह से मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं यहाँ पे, थोड़ा ये अर्ली नॉर्मोब्लास्ट की वजह से आपको डाउट लगे तो उसको करेक्ट करिएगा। देखिएगा कि मैंने आपको बताया स्टेम सेल से प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट से अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट, लेट, फिर रेटिकुलोसाइट और फिर इरिथ्रोब्लास्ट। याद रखने की चीजें जो है वो सुनते जाइए। 5 दिन लगे स्टेम सेल से रेटिकुलोसाइट बनने में, रेटिकुलोसाइट विच इज इमेच्योर आरबीसी, इसके मैच्योरेशन में 2 दिन का समय लगा। इस तरह से इरिथ्रोपोइसिस में टोटल सा टाइम कितना लगा, 7 दिन। इसके साथ ही आप ये देखिए कि जैसे जैसे डिवीजन हुए साइज क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे जैसे डिवीजन हुए न्यूक्लियस क्या हो गया, एब्सेंट, क्योंकि अगर हम प्री इरिथ्रोब्लास्ट की बात करें यहां पे तो प्रेजेंट है, लेकिन अगर इंटरमीडिएट की बात करेंगे तो यहां पर एब्सेंट है। हीमोग्लोबिन की बात करें तो यहां पर एब्सेंट है, लेकिन इसका मतलब यहां पर जैसे जैसे डिवीजन होंगे हीमोग्लोबिन तो क्या हो जाएगा, एपियर हो जाएगा। देखिए जो मैच्योर आरबीसी है इसके अंदर सिर्फ ये मतलब न्यूक्लियस और इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। इसमें क्या पाया जाता है सर, इसकी सतह का ऊपर तो 280 मिलियन हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। इसके अलावा यहां पर क्या पाया जाएगा, और सर यहां पर डीएनए पाया जाता है, यहां पर डीएनए पाया जाता है। ठीक है, तो मैच्योर आरबीसी के अंदर और क्या पाया जाएगा, डीएनए पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, डीएनए यहां पर इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये होता है यहां पर। इसके साथ ही अगर रेटिकुलोसाइट की आपको बात करें तो देखो रेटिकुलोसाइट काउंट बहुत बार किया जाएगा। आप सुनोगे जैसे जैसे आप डिजीज पढ़ोगे तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो न्यूबॉर्न के अंदर तो होती है 2 to 6%, मतलब यहां पर इमेच्योर आरबीसी ज्यादा होती है, इसीलिए डिवीजन ज्यादा होते हैं। और यहां पर आप देखोगे कि जब डिस्ट्रक्शन ज्यादा होते हैं तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस देखने को मिलता है। और एडल्ट के अंदर जो रेटिकुलोसाइट है नॉर्मल वो होती है 1 to 2%। वो कितनी होती है, 1 to 2%। इस तरह से ये होता है एरिथ्रोपोइसिस के अंदर, ये सभी होता है एरिथ्रोपोइसिस के अंदर। एक लास्ट पॉइंट और मैं को बता देता हूं आपको कि कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इस एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि विटामिन B9 और विटामिन B12। इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम मैच्योरेशन फैक्टर बोलते हैं। मतलब ये रेटिकुलोसाइट को मैच्योर करवाने में हेल्प करते हैं कि अगर इनकी कमी हो जाएगी तो रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़ जाएगा, ये मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से विटामिन B9 और B12 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। इसके साथ ही और बात करें तो एरिथ्रोपोइटिन की हम बात करें, देखो एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो कि एरिथ्रोपोइसिस को करवाता है, जो कि एरिथ्रोपोइसिस को करवाता है।
ये एरिथ्रोपोइटिन मेनली किडनी के द्वारा जो है वो सीक्रेट किया जाता है। किडनी में भी बात करेंगे तो पेरीट्यूबुलर फाइब्रोब्लास्टिक जो सेल्स हैं, इंटरस्टिशियल फाइब्रोब्लास्टिक सेल्स हैं, उनके द्वारा इसको सीक्रेट किया जाता है। और उसके अलावा लीवर भी कुछ मात्रा में, मतलब 10% लीवर भी इसको सीक्रेट करता है। अब ये क्या होगा, ये एरिथ्रोपोइटिन जो है वो एरिथ्रोपोइसिस को बढ़ाता है, मतलब आरबीसी को बढ़ाएगा। तो आरबीसी को कब जरूरत पड़ेगी सर? आरबीसी का हमें पता है कि आरबीसी की सतह पर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का क्या कर सकते हैं, और क्या करवाते हैं, ऑक्सीजन का फ्लो करवाते हैं। ठीक है, पूरी बॉडी में HbO2 की फॉर्म में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, इस तरह से हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, मतलब हाइपोक्सिया हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा सर? उस कंडीशन में किडनी स्टिमुलेट होगी, इरिथ्रोपोइटिन को सीक्रेट करेगी, और ये क्या करवाएगा, इरिथ्रोपोइसिस करवाएगा, इरिथ्रोपोइसिस करवाएगा। कोबाल्ट भी आरबीसी सिंथेसिस करवाता है, कैसे? इस इरिथ्रोपोइटिन के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करके। इसके अलावा आयरन, इसके अलावा विटामिन B6, क्या? विटामिन B6 ये हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस करवाता है। इसके अलावा विटामिन सी, विटामिन सी ये मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी के लिए जिम्मेदार है। इसके लिए ये क्या है कि एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर देता है, जिससे क्या होगा, आस्कॉर्बिक एसिड ही तो होता है, जिससे क्या होता है सर? जिससे ये इंट्रिंसिक फैक्टर काम करता है। ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है सर? ये इंट्रिंसिक फैक्टर पैराइटल सेल्स जो है स्टमक की, उनके द्वारा सिक्रीट किया जाता है, और ये जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 के लिए रेस्पॉन्सिबल है। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए जिम्मेदार होता है ये इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि पैराइटल सेल के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। अगर ये नहीं होगा तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो उस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, विटामिन B12 की कमी देखने को मिलेगी। और विटामिन B12 की कमी का होना मतलब मैच्योरेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, मैच्योरेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके अलावा थायरोक्सिन भी इस काम को करता है। और एक चीज और बता दूं, एब्जॉर्प्शन और विटामिन B12 को चेक करने के लिए शिलिंग टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, शिलिंग टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। और विटामिन B12 की अगर कमी हो जाए तो उसे हम बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, तो ये है हमारा हीमोपोइसिस, ये है हमारा हीमोपोइसिस। इसके बारे में काफी कुछ हमने पढ़ा, काफी कुछ हमने देखा, और यही होता है। इतना पढ़ लोगे वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है आगे आने वाली सारी एग्जाम्स के लिए। जितने भी पॉइंट्स इसमें बता दिए गए हैं वो सभी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। सो अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगती है तो इसको शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और इसके कुछ नोट्स जो भी चाहिए होते हैं वो आपको सब ग्रुप में मिल जाया करते हैं। सो थैंक यू सो मच।